द आई ऑफ डार्कनेस, मौत की दस्तक, पार्ट 19। तुम अच्छा ही महसूस करती हो, एलिट ने कहा, कि अब हम भाग नहीं रहे। हम जारहाना कदम लेने वाले हैं और ये किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स के लिए काफ़ी अहम पहलू है। क्या हम जैसे लोगों के जीतने का कोई इम्कान होता है जब सामने हुकूमत जैसी बड़ी चीज़ हो? अच्छा, एलिट ने कहा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अदारों की बनिस्बत अफराद ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, जिससे कम अज़ कम इंसाफ की हौसला अफजाई होती है। मेरा ये भी ख्याल है कि अफराद ज़्यादा ज़हीन होते हैं और बका की सलाहियत रखते हैं, कम अज़ कम तवील मुद्दती दौर के लिए। आओ उम्मीद रखें कि मेरा फ़लसफ़ा खाम हालत में ना हो। दिन के 1:30 बजे क्रिट हैंसन जॉर्ज अलेक्जेंडर के ऑफिस में आया। उन्होंने किराए की कार का सुराग लगा लिया। ये यहाँ से 3 ब्लॉक दूर एक पार्किंग में खड़ी है। क्या इसे हाल ही में इस्तेमाल किया गया? अलेक्जेंडर ने पूछा। नहीं, इंजन ठंडा है। खिड़कियों पर कोहरे की तह जमी है। वो रात के वक्त यहाँ लगाई गई। वो अहमक नहीं, अलेक्जेंडर ने तिलमिलाते हुए कहा। इसने ये खतरनाक चीज़ इसने ये खतरनाक चीज़ खाली कर दी होगी। क्या कार पर बहर सूरत नज़र रखी जाए? बेहतर होगा कि नज़र रखो, अलेक्जेंडर बोला। जल्द या बददेर वो कोई गलती करेंगे और कार की तरफ वापस आना ऐसी ही कोई गलती हो सकती है। ये महज मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। हैंसन कमरे से निकल गया। अलेक्जेंडर ने जेब से मस्कन गोली निकाली और कॉफ़ी के साथ निकल ली। ये वहाँ आने के बाद इसकी दूसरी सकूनावर गोली थी। स्ट्राइकर और टीना बदतरीन हरीफ साबित हो रहे थे। अलेक्जेंडर को हरीफों की अहमियत देना पसंद नहीं था। वो इनके नरम और आसान होने को तरजीह देता था। वो आखिर कहाँ थे? पतझड़ के 22 पत्तों से महरूम दरख्त जले कटे खड़े थे। जैसे ये ख़ास सर्दियाँ दीगर मौसम हाय सरमा के मुकाबले में ज़्यादा शदीद और आग की तरह तबाहकुन थी। सदाबहार दरख्त, पाइन, सप्रोस, फर, टमारेक की कितारें बर्फ़ के साथ भाग रही थीं। तेज़ हवा निचले और कोहरा आलूद आसमान के तले उफ़क़ पर सर पटक रही थी और गाड़ी की विंडशील्ड पर बर्फ़ की तह रुकने में मदद कर रही थी। तंग दही सड़क पर आगे चलते टीना सोच में गुलता थी। अगर इसे इन गहरे जंगलों में डैनी से मुतल्लिक राजों का इल्म ना भी होता तो भी इस माहौल में वो इसे पुरस्रार और असाब शिकन ही समझती। टीना और एलिट 2 घंटे पहले इंटरस्टेट 80 से उतरे थे, यानी 80 से उतरे थे। डैनी की तरफ से रोड की निशानदेही के बाद कागज़ पर वो अब भी नक्शे की बॉर्डर पर चल रहे थे। इनके दाएं और बाएं नीले और सब्ज निशानात थे। जल्द ही वो दो रवैयों सड़क से एक रो वाली सड़क पर मुड़ गए, जो नक्शे के मुताबिक खस्ता हाल में थी। बिली के घर से इसकी एक्सप्लोरर पर रवाना होने के बाद टीना और एलिट होटल वापस नहीं गए। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके कमरे में कोई इनका इंतज़ार कर रहा होगा। पहले वो खेलों के सामान वाले स्टोर पर गए और ज़रूरी कपड़े और सामान ख़रीदा। अगर रेस्क्यू की ये मुहिम ऐसी ही चलती रही तो टीना के ख्वाब की पेशन गोई के मुताबिक ख़रीदे गए सामान में से पेशतर इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। लेकिन अगर एक्सप्लोरर पहाड़ों में ख़राब हो जाती या कोई और मसला होता तो फिर इन्हें हर गैर मतवक्का हालात के लिए तैयार होना था। एलिट ने पिस्तौल के लिए 100 राउंड ख़रीदे। ये किसी अनदेखे ख़तरे के ख़िलाफ़ कोई ज़मानत नहीं थी। ये महज मुमकिन ख़तरे से निपटने की तैयारी थी। खेलों के सामान की दुकान से वो गाड़ी पर शहर से बाहर आ गए और मगरिब की तरफ पहाड़ों की जानिब चल दिए। सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट पर उन्होंने कपड़े तब्दील किए। इनका इंसुलेटेड सूट सफ़ेद धाड़ियों वाले सब्ज़ रंग का था। टीना का लिबास सब्ज़ था, लेकिन धाड़ियाँ स्याह थी। वो चोटियाँ सर करने वाले जोड़े की तरह नज़र आ रहे थे। पेचीदा पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होकर उन्होंने महसूस किया कि वो वादियों और खाइयों में कितनी जल्दी अंधेरा फैल जाता है, और इन्होंने आगे बढ़ने में समझदारी के पहलू पर बात की। शायद ये बेहतर होता कि वो वापस जाते, होटल तब्दील करके और रात को आराम के बाद सुबह ताज़ा दम रवाना होते, लेकिन दोनों में से कोई ताख़ीर नहीं चाहता था। शायद ताख़ीर और कम रोशनी इनके लिए ख़तरनाक, जबकि तारीक रात इनके फ़ायदे में थी। दोनों ने महसूस किया जैसे वो ठीक जा रहे हैं और इन्हें सफ़र मौखर नहीं करना चाहिए। अब वो तंग सड़क पर महज सफ़र नहीं, आई रिपीट, अब वो तंग सड़क पर महज सफ़र थे और वादी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे।
हल चलाने की वजह से सड़क साफ थी, मासवाए वो खुदरे जहां बर्फ भरी थी, और सड़क के दोनों तरफ में बर्फ की 5 से 6 फुट दबीस तह जमी थी। अब जल्दी, टीना ने कहा। वो अपने घुटनों पर खुले नक्शे पर नजरें जमाए हुए थी। ये दुनिया का अलग थलग हिस्सा है ना? आपके अंदर यहाँ ये एहसास सर उठाता है कि तहजीब को तबाह किया जा सकता है और आपको कभी इसका पता नहीं चलेगा। उन्होंने 2 मील तक कोई घर या कोई और तमीरात ना देखी। आखिरी 3 मीलों में इनके करीब से कोई गाड़ी ना गुजरी। धुंधलका सर्दी के जंगल में तब्दील हो गया और एलिट ने हेडलाइट्स ऑन कर दी। आगे बाएं किनारे पर बर्फ़ के किनारे पर एक ब्रेक नमूदार हुई जो पुल से ऊपर उठाई गई थी। जब गाड़ी इस खिलाक के पास पहुंची तो एलिट ने साइड पर गाड़ी घुमाई और रुक गया। एक तंग और पेचीदा रास्ता जंगल को जा रहा था। इस पर ताज़ा ताज़ा हल चलाया गया था, लेकिन अब भी पुरस्कार नजर आ रहा था। ये एक लेन से ज़्यादा चौड़ा था और दरख्तों ने इसके गिर्द सुरंग बना रखी थी, लिहाजा 50 या 60 फुट के बाद ये नीम पुख्ता रास्ता रात में गायब हो गया। यह गैर हमवार था, लेकिन तेल और बजरी के बार बार इस्तेमाल से गुजरते बरसों में ठोस बेड बन चुका था। नक्शे के मुताबिक हम एक गैर हमवार और गर्द से पाक सड़क ढूंढ रहे हैं, टीना ने उसे बताया। मैं समझता हूँ ये वही है। किसी के पीछे करने का कोई शबा हुआ। ये वैसी ही सड़क नज़र आती है जो पुरानी फिल्मों में होती थी जब वो ड्रैकुला के किले की तरफ बढ़ते थे। शुक्रिया, टीना ने कहा। सॉरी। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। ये ड्रैकुला के किले की तरफ जाने वाली रोड ही लगता है। वो रास्ते पर चलते रहे। इनके सर पर सदाबहार दरख्तों का मुसलसल साया था। ज़मीन के नीचे 3 मंजिला गहराई में एक तकोनी कमरे में कंप्यूटर्स की आवाज़ों की भिनभिनाहट थी। डॉक्टर कार्लटन डोम्बे 25 मिनट पहले ड्यूटी पर आया था। शुमाली दीवार के बिलमुकाबिल एक मेज़ पर बैठा था। वह इलेक्ट्रॉनिक आलात और एक्सरेज का जायज़ा ले रहा था। कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, क्या तुमने वो तस्वीर देखी जो आज उन्होंने सुबह बच्चे के दिमाग की बनाई थी? डॉक्टर आरून ज़िक्रिया ने वीडियो डिस्प्ले के किनारे से मुड़कर कहा। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी तस्वीर थी। हाँ, बिल्कुल नई तस्वीरें। कोई दिलचस्प बात है? हाँ, डोम्बे ने कहा। लड़के के दिमाग के एक हिस्से में धब्बा 6 हफ्ते पहले नमूदार हुआ। इसके बारे में क्या ख्याल है? स्याह और बड़ा। फिर यकीनन ये सरतानी ट्यूमर की अलामत है। नहीं, वाज़े नहीं, बेज़रर है। दोनों सूरतों में कुछ नहीं कह सकता। इस धब्बे में ट्यूमर की तमाम निशानियां नहीं पाई जाती। क्या ये कोई ज़ख़म का टिश्यू है? नहीं, बिल्कुल वो नहीं। खून जमा हुआ है? हरगिज़ नहीं। क्या हमें कोई मुफीद चीज़ मिली है? हो सकता है, डोम्बे ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि क्या ये मुफीद है या नहीं। वो आगे को झुका। अलबत्ता ये हैरान कुन ज़रूर है। मुझे सस्पेंस में ना रोको, ज़िक्रिया ने कहा। वो टेस्ट का मुआयना करने के लिए टेबल की तरफ गया। डोम्बे ने कहा, कंप्यूटर के तज्ज़िये के मुताबिक ये ग्रोथ नॉर्मल ब्रेन टिश्यूज़ की नोयत से मुतल्लिक है। डॉक्टर ज़िक्रिया ने इसकी तरफ देखा। दोबारा आओ। ये दिमागी टिश्यूज़ के नए गुच्छे भी हो सकते हैं, डोम्बे ने उसे बताया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं बनता। मैं जानता हूँ, दिमाग कभी अचानक कई छोटी नोकें जो पहले किसी ने ना देखी हों पैदा करना शुरू नहीं करता। जानता हूँ। बेहतर होगा कि कोई कंप्यूटर की मरम्मत का जायज़ा ले। ये गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने आज दोपहर को ही तो किया था। डोम्बे ने मेज़ पर पड़े कागजात के प्रिंट के ढेर को हाथ लगाते हुए कहा। हर चीज़ ठीक काम करती नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे इस कमरे का हीटिंग सिस्टम मुनासिब तरीके से काम कर रहा है, ज़िक्रिया ने कहा। टेस्ट रिजल्ट्स। और एक हाथ से अपनी मूंछों से खेलते हुए डोम्बे ने कहा, ये सुनो, इस धब्बे की बढ़ोतरी की शरह लड़के को लगाए जाने वाले इंजेक्शनों के रास्त मुतनासिब है। ये 6 हफ्ते पहले लगाए गए इंजेक्शनों के बाद नमूदार हुआ। जितने ज़्यादा टीके लगाए गए इतना दिमागी धब्बे की नमू में इजाफा हुआ। तो फिर ये लाजमी ट्यूमर होना चाहिए, ज़िक्रिया ने कहा। गालबन ये लोग सुबह को इसका तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं। सर्जरी? उन्होंने बायोप्सी के लिए सैंपल भी लिया है, डॉक्टर ज़िक्रिया ने अपने अलग थलग चैम्बर की खिड़की को घूरते हुए कहा। डोम्बे ने कहा, खिड़की का शीशा दोबारा धुंधला होना शुरू हो गया है। ज़िक्रिया तेज़ी से खिड़की तरफ बढ़ा। डोम्बे ने बमानी अंदाज में फैलते धुंधलके को देखा। उसने कहा, क्या तुम्हें कुछ पता है इस खिड़की के साथ मसला? अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इसका आगाज़ इस वक्त से हुआ जब से लड़के के दिमाग में धब्बा नमूदार हुआ है।
तो फिर ज़िक्रिया ने इसकी तरफ घूमते हुए कहा, क्या ये हुस्न इत्तफाक तुम्हें हैरान नहीं करता? ये पेश रफ़त मेरे लिए हैरान कुन है। हुस्न इत्तफाक में इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं दिखता। ठीक, क्या इस दब्बे का धुंध से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ है? क्या तुम ये समझते हो कि हवा में दर्जे हरारत में तब्दीली का ज़िम्मेदार ये लड़का हो सकता है? हो सकता है। कैसे? मैं नहीं जानता। ठीक, तुम ही हो जिसने ये नुक्ता उठाया। मैं नहीं जानता, डोम्बे दोबारा बोला। इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती, ज़िक्रिया ने कहा। कोई वजह नहीं। अगर तुम ऐसे ही बेसरोपा सवालात करते रहे तो मुझे तुम्हारा भी ज़हनी मुआयना कराना पड़ेगा। तेल और बजरी की तार जंगल में अंदर गहराई तक गई। इस पर गाड़ी के पहियों के निशानात बेशतर हिस्सों में नज़र नहीं आए, अगरचे एक्सप्लोरर ने किसी अचानक मोड़ या गोते की सूरत में टायरों को किसी किसी जगह घसीटा भी था। दरख्त कम बुलंदी पर लटक रहे थे, नीचे और भी नीचे। आखिरकार बर्फ़ आलूद सदाबहार दरख्त की शाखें गाड़ी की छत से टकराने लगी, जिससे ऐसे लगा जैसे कोई नाखून से कुरेद रहा हो। उन्होंने सड़क पर लगे चंद निशानात देखे जो ये बता रहे थे कि वो जो सड़क इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स और रिसर्चर्स के लिए मुख्तस है। सिर्फ इजाज़त याफ्ता गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती थीं। क्या ऐसी खुफिया तनसीब को वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के बहरूप में छुपाया जा सकता है? एलिट ने हैरानगी से कहा। नहीं, नक्शे के मुताबिक ये इस सड़क पर जंगल में 2 मील या बल्कि 9 मील आगे वाक़े है, टीना बोली। डेनी ने हदायत दी हैं कि हम सड़क से उतरकर 5 मील के लगभग शुमाल की तरफ मुड़ें। नवाही इलाके की सड़क छोड़ने के बाद हम तकरीबन 5 मील का फासला तय कर चुके हैं, एलिट ने कहा। शाखिद छत पर झाड़ू फेर रही थी और बर्फ़ का बोर गाड़ी के शीशे पर गिर रहा था। जब विंडशील्ड वाइपर्स ने बर्फ़ की तह हटाई तो टीना ने आगे की तरफ झुकते हुए स्क्रीन के बाहर मंजर देखा और कहा, रुको रुको, मेरा ख्याल है कि ये वही मकाम है। अगरचे वह 10 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन टीना ने उसे इतनी कम मोहलत दी कि वह इस जगह से गुजर गया। वो रुका और गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और 20 फुट पीछे आ गया, यहाँ तक कि हेडलाइट्स इस मुकाम पर टकराईं जिसकी तरफ टीना ने इशारा किया था। यहाँ बर्फ़ हटाने के लिए हल नहीं चलाया गया, एलिट बोला, लेकिन टायरों के तमाम निशानात इसकी तरफ देखो। यहाँ से ताज़ा लंबी चौड़ी ट्रैफिक गुजरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, टीना ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। यही वो जगह है जहाँ डेनी चाहता है कि हम जाएं। शुक्र है हमारे पास 4 व्हील ड्राइवर है। वह हल से साफ शुदा रास्ते से बर्फीली ट्रेल की तरफ उतर गया। एक्सप्लोरर जिसके टायरों पर भारी जंजीरें नस्ब थी बर्फ़ में घुसकर किसी झिझक के बगैर आगे बढ़ने लगी। नया रास्ता 100 गज आगे बढ़ा और फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए तेज़ी से दाएं तरफ घूम गया। किनारे की तेज़ शक्ल के गिर्द जब वो इस कोस से बाहर आए तो दरख्तों का साया हट गया और सफ़र के आगाज़ के बाद पहली बार इन्हें खुला आसमान दिखाई दिया। शाम के धुंधलके की जगह गहरी रात संभाल चुकी थी। बर्फ़ की शिद्दत बढ़ गई थी। इसके बावजूद इनके आगे एक भी बर्फ़ का गाला नज़र नहीं आ रहा था। हैरानकुन तौर पर बगैर हल वाला रास्ता इन्हें हमवार सड़क की तरफ ले गया। इससे भाप उठ रही थी, बल्कि कई हिस्से खुश्क थे। सतह पर हीट कॉइल लगाए गए थे। एलिट ने कहा, बस यहीं किसी जगह रोक लो। एक्सप्लोरर रोक कर उसने दरमियान वाली नशिस्त से पिस्तौल उठाया और सेफ्टी किच हटा दिया। मैगज़ीन वो पहले ही लोड कर चुका था, लेकिन अब इसने चैम्बर में गोली भी चढ़ा ली। जब इसने पिस्तौल दोबारा नशिस्त पर रखा तो ये इस्तेमाल के लिए तैयार था। हम अब भी वापस जा सकते हैं, टीना ने कहा। क्या तुम ऐसा ही करना चाहती हो? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। 150 आगे वो एक तीखे मोड़ पर पहुंचे। ये रोड एक दुर्रे में से गुजरती बाएं तरफ मुड़ी और फिर आगे को चल पड़ी। मोड़ से 20 गज पहले ये रास्ता आहनी गेट से बंद किया गया था। गेट के दोनों तरफ 9 फुट ऊंची खारदार बाड़ लगी थी। गेट का बलाई हिस्सा भी लच्छेदार बाड़ से बंद था। एक बड़े बोर्ड पर तहरीर आवेज़ा थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, दाखिला सिर्फ की कार्ड से, बिला इजाज़त दाखिले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उसे असेब ज़दा लॉज की शक्ल देने की कोशिश की है, टीना ने कहा। मुझे यकीन कि ऐसा दानिस्तन किया गया। अब क्या करें? क्या तुम्हारे पास कोई की कार्ड नहीं हुआ करता? डेनी मदद करेगा, वो बोली। ख्वाब में यही तो इशारा दिया गया था।
हम यहाँ कितनी देर इंतज़ार करें? ज़्यादा देर नहीं, उसने कहा, और ठीक इस वक्त गेट अंदर की तरफ खुल गया। मैं पागल हो जाऊंगा। हिद्दत वाली सड़क अंधेरों में नज़रों से ओझल थी। हम आ रहे हैं डेनी, टीना ने खुद गुलामी की। फ़र्ज़ करो किसी और ने गेट खोला हो, एलिट ने पूछा। फ़र्ज़ करो डेनी का इससे कोई ताल्लुक़ ना हो, उन्होंने सिर्फ हमें ट्रैप करने के लिए अंदर आने दिया हो। ये डेनी था। तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल। एलिट ने आ बढ़ी और गेट से गुजर कर अंदर चला गया, जो इनके पीछे दोबारा बंद हो गया। सड़क तेज़ी से ऊपर चढ़ना और ढलवानों से गले मिलना शुरू हो गई। इसके साथ चट्टानों का सिलसिला था और बर्फीली हवाएं भी चल रही थीं। एक रवैया सड़क किसी किसी जगह दो रवैया सड़क में तब्दील हो जाती और फिर किनारों पर आगे आगे को रेंगती एक्सप्लोरर इतनी बुलंदियों पर पहली बार सफ़र कर रही थी। दूसरा गेट पहले गेट से 1.5 मील के फासले पर था। ये एक मुख्तसर लंबाई वाले रास्ते और पहाड़ के झुकाव के ऊपर वाक़ था। ये सिर्फ गेट नहीं बल्कि चेक पॉइंट भी था। एक गार्ड सड़क के दाएं तरफ खड़ा था, जहां से गेट को कंट्रोल किया जाता था। एलिट ने बैरियर के पास एक्सप्लोरर को रोकते ही पिस्तौल हाथ में थाम लिया। ये दोनों 6 या 8 फुट से ज़्यादा दूर नहीं थे और इतने कम फासले से गार्ड का चेहरा देखा जा सकता था। वो बड़ी खिड़की से गुजरकर इनकी तरफ भर रहा था। एलिट ने कहा, वो ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि हम कौन हैं। इसने कभी हमें यहाँ एक्सप्लोरर को नहीं देखा और ये ऐसी जगह नहीं जहाँ नई या गैर मुतवक्का आमदरफ्त होती हो। इसने एक हिट में दाखिल होकर फ़ोन उठा लिया। बेरा गर्क, एलिट ने कहा, मुझे इसे रोकना होगा। जैसे ही एलिट ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, टीना को कुछ महसूस हुआ और इसने इसे खींचा। रुको, फ़ोन काम नहीं कर रहा। गार्ड ने गुस्से में रिसीवर नीचे पटका और पाँव पर खड़े होकर कुर्सी की पुश्त से जर्सी उठा ली और इसे पहनकर बाहर आ गया। इसके पास सब मशीन गन थी। न जाने कहाँ छुपे डेनी ने गेट खोल दिया। गार्ड रास्ते में रुक गया। जब इसने गेट को खुलते देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एलिट ने एक्सीलेटर पर पाँव दबाया और गाड़ी को तेज़ी से आगे ले गया। जब वो गार्ड के पास से गुजरे तो इसने गन को फायरिंग पोजीशन पर रख लिया। टीना ने लाशौरी तौर पर गोलियों से बचने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन कोई गोलियां नहीं थीं। कोई आवाज़ नहीं, कोई टूटे गिलास नहीं, कोई खून, कोई दर्द नहीं था। उन्होंने सिरे से गोली चलने की आवाज़ भी नहीं सुनी। एक्सप्लोरर धारती हुई ऊपर चढ़ी, फिर नीचे ढलवान पर चलती चली गई। अभी तक किसी असले की चलने की आवाज़ नहीं आई। जैसे ही वो दूसरी कोस की तरफ बढ़े तो एलिट को स्टीयरिंग के साथ कुश्ती लड़ना पड़ी और टीना असल में जानती थी कि सड़क पर किनारे के नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। एलिट ने गाड़ी एक मोड़ कर रोक ली और फिर इसने गार्ड की फायरिंग की मुमकिन सिमत की तरफ देखा। 200 गज के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ नज़र ना आई। एक्सप्लोरर ने दोबारा महफूज रफ्तार पकड़ ली। क्या ये सब कुछ डेनी ने किया है? एलिट ने कहा। हाँ, ये इसी ने किया। इसने गार्ड के फ़ोन को गैर फाल किया, गेट खोला और सब मशीन गन को जाम कर दिया। तुम्हारा बच्चा क्या बला है आखिर? जब वो अंधेरे में आगे बढ़े तो बर्फ़ गिरने में शिद्दत आ गई और सड़क पर तहें जमने लगी। 1 मिनट तक सोचने के बाद टीना ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो अब क्या है। मैं नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ और मैं ये नहीं समझ सकती कि वो क्या बन गया है। ये एक इस्तरारी सोच थी। इसने हैरान होना शुरू कर दिया कि जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो छोटा सा लड़का इन्हें किस हालत में मिलेगा। क्रिस्टीना इवेंस और एलिट स्ट्राइकर की चमकदार तस्वीर हाथ में पकड़े जॉर्ज अलेक्जेंडर के लोग रीनो के होटलों में मारे मारे फिरते रहे। वो होटल मुलाजमीन से इनका अता पता पूछते रहे। 4:30 बजे इन्हें हराज होटल के एक मुलाजमा ने जोड़े की मस्बत शनाख्त मिल गई। कमरा नंबर 918 में नेटवर्क के एजेंटों को एक सस्ता सूटकेस, गंदे कपड़े, टूथब्रश, टॉयलेट की नई चीज़ें और चमड़े वाले केस में 11 नक्शे मिले, जिन्हें एलिट टीना ने अपनी उजलत में नज़रअंदाज कर दिया। अलेक्जेंडर को इस पेश रफ़त के बारे में पता 5:05 पर चला। 5:40 तक कमरे में मौजूद तमाम सामान अलेक्जेंडर के दफ्तर मुंतकिल किया जा चुका था। जब उसे नक्शों की नौयत का पता चला, जब उसे अंदाज़ा हुआ कि एक नक्शा गायब था और जब उसे मालूम पड़ा कि गायब नक्शा वही होगा जो प्रोजेक्ट पेंडोरा लैब की तलाश के लिए ज़रूरी है, तो अलेक्जेंडर का चेहरा गुस्से और खफगी में लाल सुर्ख हो गया। हिम्मत देखो इनकी। क्रिट हैंसन अलेक्जेंडर के डेस्क के सामने खड़ा था और होटल से लाए गए कबाड़ को देख रहा था। गड़बड़ क्या है? वो लोग पहाड़ों पर चले गए हैं।
वो लेबोरेटरीज़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अलेक्जेंडर ने कहा। प्रोजेक्ट पेंडोरा में मौजूद किसी गद्दार ने यकीनन इन्हें लोकेशन के बारे में मालूमात दी होंगी। इस मालूमात की रोशनी में वो गए और दुकान से नक्शे ले आए। मेरे खुदाया! अलेक्जेंडर नक्शों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की गई जहानत पर गज़बनाक था। ये दोनों आखिर कौन लोग थे? ये आखिर किसी अंधेरी जगह रूपोश क्यों नहीं? इन्हें कोई डर क्यों नहीं लग रहा? क्रिस्टीना एवंस तो महज एक आम सी औरत है, एक साबिक मॉडल। और अलेक्जेंडर ये मानने को तैयार नहीं था कि एक आम सी साबिक मॉडल औसत सतह से ज़्यादा ज़हीन हो सकती थी। और अगरचे एलिट स्ट्राइकर ने सख्त फ़ौजी खदमात अंजाम दी थी, लेकिन ये तो सदियों पहले की बात थी। ये अपनी ताकत, बर्दाश्त और असाब कहाँ से हासिल कर रहे थे? ऐसा लगता था कि इन्हें कोई ऐसा एडवांटेज हासिल था जिसने अलेक्जेंडर बाखबर नहीं था। ऐसा मुमकिन था इसे इस एडवांटेज के बारे में इल्म नहीं था। ये क्या हो सकता था? इनकी बढ़तरी क्या थी? हैंसन एक नक्शा इकट्ठा करके उसे उलट पुलट करने लगा। मुझे ज़्यादा परेशान होने की कोई वजह नज़र नहीं आती। अगर बिलफर्स महाल वो मेन गेट पर पहुंच भी जाएं तो वो अंदर नहीं दाखिल हो सकते। इस बार के पीछे हज़ारों एकड़ रकबा मौजूद है और लेबॉर्ट्री इसके बिल्कुल वस्त में है। वो अंदर जाना तो दरकिनार कि इसके करीब भी नहीं भटक सकते। अचानक अलेक्जेंडर को महसूस हुआ इन्हें क्या बढ़तरी हासिल थी और इनके आगे बढ़ने के पीछे कौन से अवामिल थे। और वो बेचैनी के साथ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगर लेबॉर्ट्री के अंदर इनका कोई खैर ख्वाह है तो वो आसानी के साथ अंदर जा सकते हैं। क्या ऐसा ही है? अलेक्जेंडर ने कहा। ना सिर्फ प्रोजेक्ट पेंडोरा में से किसी ने खातून को इसके बेटे के बारे में बताया, बल्कि इन्हीं हरामजादों की वजह से ये लोग इस वक्त लेबॉर्ट्री में घुस चुके होंगे और इनके लिए दरवाजे खोले गए होंगे। कुछ हरामजादों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। यही हरामी ने बच्चा हासिल करने में मदद देने वाला है। अलेक्जेंडर ने सेराज लैब में मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर डायल किया। ये फ़ोन ना ही बजा, ना बिज़ी होने की टून सुनाई दी। लाइन बिल्कुल खोखली थी। इसने फ़ोन रख दिया, फिर दोबारा डायल किया। नतीजा वही निकला। उसने जल्दी से लैब डायरेक्टर के ऑफिस का नंबर मिलाया। डॉक्टर तमागोची। कोई घंटी ना बजी। फ़ोन मसरूफ़ होने की टून भी सुनाई ना दी। बिल्कुल इसी तरह अजीब सी खोखली लाइन थी। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। अलेक्जेंडर ने फ़ोन क्रैडल पर पटकते हुए कहा। फ़ोन नंबर नहीं मिल रहे। लगता है कोई नया तूफान जन्म ले रहा है, हैंसन ने कहा। पहाड़ों में पहले ही बर्फ़बारी जारी है। हो सकता है मौसम ख़राब होने की वजह से फ़ोन ख़राब हो गए हों। करेक्ट, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। फ़ोन लाइन ज़ेरे ज़मीन है और इनका सेलुलर बैकअप भी है। कोई भी तूफ़ान मवासलाती निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैक मॉर्गन से रब्ता करो। इसे कहो कि हेलीकॉप्टर तैयार रखें। हम यहाँ से फ़ौरन निकलकर उसे एयरपोर्ट मिलेंगे। उसे बारसूरत आध घंटा लग जाएगा, हैंसन ने कहा। ठीक है, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। हो सकता है ख़राब मौसम की वजह से वो वहाँ ना जाना चाहे। अगर बास्केटबॉल जितने ओले भी पड़ रहे हों तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, अलेक्जेंडर ने कहा। हम हेलीकॉप्टर में ही जा रहे हैं, ड्राइविंग करने का वक्त नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल यकीनी है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेबॉर्ट्री में इस वक्त कुछ हो रहा है, लेकिन इस तूफ़ानी मौसम में रात के इस पहर में हेलीकॉप्टर, हैंसन ने अदम इत्तफाक करते हुए कहा। मॉर्गन हेलीकॉप्टर का अच्छा पायलट है। इतना आसान नहीं होगा। अगर मॉर्गन का दिल मानता हो तो वह डिज्नीलैंड के लिए भी प्रवास कर सकता है, अलेक्जेंडर बोला। लेकिन ये तो खुदकुशी, और अगर किसी को आसानी दरकार है तो वो मेरे साथ काम ना करे। ग्रेट, ये औरतों की जॉब नहीं। हैंसन के चेहरे का रंग बदल के मैं मॉर्गन को कॉल करता हूँ, उसने कहा। हाँ, जल्दी करो। गाड़ी के वाइपर्स बर्फ़ से लड़ रहे थे, जबकि जंजीर वाले टायर गर्म सड़क पर रगड़ खा रहे थे। एक्सप्लोरर आखिरी चोटी पर भी जा चढ़ी। वह एक ऊंची सतह मरतफा के ऊपर पहुंचे जो पहाड़ के बहुत बड़े गिलाफ के अंदर था। एलिट ने ब्रेकें लगाई और गाड़ी रोक कर खुशगवार अंदाज में इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा लिया। ये सतह मरतफा अगरचे कुदरत की सन्नाकारी थी, लेकिन इंसानी हाथों का कमाल भी कहीं कहीं नज़र आ रहा था। पहाड़ के अंदर शेल्फ कुदरती तौर पर इतना बड़ा नहीं हो सकता
जितना कि मौजूदा हालत में था। 300 गज चौड़ा और 200 गज गहरा, एक लिहाज से ज़बरदस्त मुस्ततील। ज़मीन को किसी एयरफील्ड की तरह तैयार करके फिर हमवार किया गया था। एक दरख्त पर न कोई और ऐसे अजसाम बाकी नहीं रहने दिए गए थे जिनके नीचे कोई इंसान छुप सकता हो। इस खाली मैदान में जगह जगह लैंप लगाए गए थे जो दूसरे आने वाले जहाज़ की रहनुमाई का काम करते थे। ये मध्यम रोशनी वाले लैंप सिक्योरिटी कैमरों के लिए काफ़ी रोशनी मुहैया करते थे। सिक्योरिटी वाले हमें वीडियो मॉनिटर्स पर देख रहे होंगे, एलिट ने खदशा जाहिर किया। तान के डेनी ने इनके कैमरों को बंद ना कर दिया हो, टीना बोली। और अगर वह सब मशीन गन को जाम कर सकता है तो क्लोज सर्किट कैमरे क्यों नहीं? शायद तुम ठीक कह रही हो। 200 गज के फासले पर कंक्रीट से बने मैदान से काफ़ी हट कर एक मंजिला बगैर खिड़की की बिल्डिंग तकरीबन 1 फुट लंबी और चिपटी छत वाली इमारत खड़ी थी। ये यकीन वही इमारतों की जहाँ इन्होंने डेनी को रखा है। मैं सोच रही थी कि कोई बहुत बड़ा ढांचा और अजीमुल जैसा कॉम्प्लेक्स होगा। ज़्यादा इम्कान है कि बहुत बड़ी ही हो। तुम सिर्फ सामने वाली दीवार देख रही हो। ये जगह पहाड़ के अगले हिस्से पर बनाई गई है। खुदा जानता है कि इन्होंने चट्टान को अंदर से और कितना काटा होगा, और गालबन ये कई मंजिल नीचे भी जाती होगी, जहन्नुम की तरफ। हो सकता है। एलिट ने अपने पाँव ब्रेक से उठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बर्फ़ अजीब सी रोशनी के बाद सुर्ख लग रही थी। गिरती हुई बर्फ़ में जीपें, लैंड रिवर्स समेत 8 4 व्हील ड्राइवर गाड़ियां साथ साथ खड़ी थी। ऐसा नहीं लगता था कि अंदर बहुत ज़्यादा लोग होंगे, टीना बोली। मैं समझती थी कि अंदर लंबा चौड़ा स्टाफ होगा। अरे हाँ, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, एलिट ने कहा। हुकूमत यहाँ रिसर्च ज़्यादा दीगर अफराद की बड़ी तादाद रखकर ज़्यादा मसाइल नहीं करना चाहती थी। इनमें से बेशतर लोग गालबन इस जगह हफ्ते या महीनों के लिए आते रहते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ लगी रहे जो बज़ाहिर स्टेट वाइल्ड लाइफ के अफसरों के लिए मखसूस है। इस तरह बहुत से लोग स्टाफ की तरफ मुतवज्जा हो सकेंगे। हो सकता है बड़े ओहदेदार बाकायदगी के साथ यहाँ बजरिया हेलीकॉप्टर आते जाते हों, लेकिन अगर ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन है तो यहाँ मौजूद स्टाफ गालबन इन्हें हालात के तहत रहता होगा जो अमेरिकी मेरिन्स के लिए होती है। ये लोग मुख्तसर दौरानिए के लिए रीनो शहर जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर वक्त जहाज़ पर ही गुजारते होंगे। उसने गाड़ी एक जीप के पहलू में खड़ी की और हेडलाइट्स ऑफ कर दी और इंजन बंद कर दिया। ये सतह मुर्तफ़ा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। अभी तक इन्हें ललकारने के लिए कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं आया, जिससे इस तासुर को तक़वीयत मिलती कि डेनी ने वीडियो सिक्योरिटी को जाम कर दिया था। अभी तक किसी नुकसान के बगैर यहाँ पहुँचने का एलिट के नज़दीक मतलब ये नहीं था कि आगे भी ऐसा होगा। डेनी आगे और कितना रास्ता हमवार कर सकता था। इस लड़के के पास ज़बरदस्त ताकतें ज़रूर थी, लेकिन वो खुदा नहीं था। जल्दियाँ बंदे, इससे कोई चूक हो सकती थी। इसकी गलती करने की देर थी, बस एक गलती और वो अगले जहाँ। अच्छा, टीना अपनी परेशानी छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, हमें स्नो शूज़ की तो बहरसूरत ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें रस्सी के गुच्छे की ज़रूरत पड़ सकती है, एलिट ने कहा। उसने अपनी नशिस्त से घूमकर नीचे से रस्सी उठाई। डेनी, चाहे कितना भी चौकस हो, हमें यकीन है कि हमारा कई सिक्योरिटी एहलकारों से सामना ज़रूर होगा। हमें इन्हें हलाक करने या रास्ते से हटाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर मेरी ख्वाहिश पूछी जाए तो मैं रस्सी इस्तेमाल करने को तरजीह दूंगी, टीना ने कहा। मेरे जज्बात भी ऐसे ही हैं, एलिट ने पिस्तौल उठा लिया। चलो देखते हैं कि क्या हम अंदर जा सकते हैं। दोनों एक्सप्लोरर से बाहर आ गए।